ठीक है। तो एटम का परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि मतलब ये कोई ए और बी का एलिमेंट था, उसमें हमने मास के रिस्पेक्ट में बात की, तो आपको पता हो गया कि भाई सर आप इस तरह से निकाल सकते हैं या हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आप उसमें एटम का परसेंटेज बताइए कि भाई एटम परसेंटेज कितना होगा। क्लियर है। तो उस केस में हम यूज करेंगे उसके टोटल मोल्स की बात करें तो टोटल मोल्स ऑफ द एलिमेंट और उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम, एटम परसेंट का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द रिलेशन ऑफ टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द अलॉय। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लेट्स से कि इसका आपको परसेंटेज दिया है m डैश। ठीक है। और इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट में मान के चलो कि इसका मास तो था m डैश और एटॉमिक वेट कितना है मेरा A1। ठीक है। तो उस केस में मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, एटम परसेंटेज निकाल सकता हूं। एटम परसेंटेज यदि मैं निकालूं तो एटम परसेंटेज यदि हम कैलकुलेट करें तो NM1 मतलब मैं अलॉय में किसका एटम परसेंटेज M1 वाले एलिमेंट का निकाल रहा हूं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा दैट इज M1 डैश अपॉन A1 मतलब एटॉमिक वेट किसका A एलिमेंट का। यदि मुझे B का निकालना होता तो क्या करता मैं, B का निकालना होता तो NM2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 डैश बाय A2। तो ये जो आ रहा है दैट इज एटॉमिक या एटॉम्स का परसेंटेज। ठीक है कि एटम परसेंटेज उसमें कितना हो। ठीक है ना। तो ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, एटम परसेंटेज के लिए, और ये किसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं, कंसंट्रेशन के लिए। क्लियर है। तो यदि मैं इसी तरह से ये मैंने किसका निकाला, इसका निकाला एटम का परसेंटेज इस एलिमेंट में, इसका एलिमेंट इस पर्टिकुलर में। ठीक है। यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करके बात करूं अलॉय के केस में, तो अलॉय के केस में क्या हो जाएगा, तो इसका कंपोजिशन आ जाएगा मतलब ये NM1 डिवाइडेड बाय NM1 प्लस टोटल NM2 इनटू क्या 100। तो इसको C1 डैश बोलो। ठीक है। तो ये जो निकाला मैंने एटॉमिक परसेंटेज निकाला। ठीक है कि इतना परसेंटेज में होगा, और यहाँ पर जो निकाला वो क्या निकाला, कंसंट्रेशन निकाला। क्लियर है। तो दोनों ही चीजों में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों से ही क्या कंपोजिशन अलग अलग कन्वर्जन कर सकता हूँ। ठीक है। लेट्स से कि आपके पास तो C1 का मतलब समझ गए कि C1 यदि मैंने यहाँ पर लिखा है तो C1 का मतलब कुछ और होता है, और यदि C1 डैश लिखा है इसका मतलब कुछ और होता है। C1 डैश किसकी बात कर रहा है, वो एटॉमिक परसेंटेज की, मतलब एटॉमिक उस पर्टिकुलर अलॉय में एटॉम्स का परसेंटेज कितना है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो यदि मैं मेरे पास कोई एक ऐसा अलॉय है, मेरे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। कोई एक ऐसा अलॉय है, उस अलॉय में आप मान लो कि दो एलिमेंट है। ठीक है। और एक का कंपोजिशन है C1, दूसरे का कंपोजिशन है C2। और यदि मैं बोलूं कि इसका एटॉमिक वेट है A1 और इसका एटॉमिक वेट है A2। ठीक है। तो यदि मैं C1 डैश मतलब क्या, कंपोजिशन निकालना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा C1 डैश इक्वल्स टू क्या C1A1। इसका एक एग्जांपल लूंगा, वेट डोंट वरी। C1A1 बाय C1A1 प्लस C2A2। ये C1 का आएगा, ये C1 कैसे आएगा आपका, मास के या वेट के परसेंटेज से। ये A1 क्या हो गया, एटॉमिक वेट और एलिमेंट A1। ठीक है। इसी तरह से ये एलिमेंट B का C2 हो जाएगा। इसी तरह से A2 किसका एलिमेंट, A2 एटॉमिक वेट किसका होगा, B वाले का। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोई भी एलिमेंट या अलॉय आपके पास गिवन हो तो उसका आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने कल जो भी देखा था, समझा था, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ किससे, जो हमारा पीपीटी है उससे। ठीक है। फिर आगे जब मैं लाइन डिफेक्ट्स पर जाऊंगा तो लाइन डिफेक्ट्स को फिर मैं बोर्ड से और फिर पीपीटी से समझाऊंगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी हम पीपीटी पर वापस आते हैं, यहाँ पर और आपको क्लियर।
अच्छा, आप लोगों को अभी ये जो पीडीएफ है दिख रहा है बेटा? यस सर। कोई मुझे आंसर? ठीक है, चलिए। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिफेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। ये तो हम पढ़ ही चुके थे कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी, पॉइंट डिफेक्ट की। तो पॉइंट डिफेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये आपका क्या है, लैटिस है, ठीक है। और इस लैटिस से यहाँ से एक एटम क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पोजीशन से, इस पर्टिकुलर पोजीशन से आपका एक एटम क्या हो गया, चले गया। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर यही एलिमेंट, ठीक है, यही जो एलिमेंट था वो एलिमेंट यहाँ पर आके नई जगह क्या हो गया, आगे उसकी जगह बैठ गया। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेलो, हाँ शिव बोलो, शिव बोलो। एक और है, ठीक है, मेरा भी लेक्चर चल रहा है, फिर उसके बाद लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, ठीक। तो एलिमेंट वही है अपना, कौन सा एलिमेंट, जो यहाँ पर था, ये वाला एलिमेंट ही यहाँ पर आके क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टियर, ठीक है। अब ये इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा, जैसे मैंने आयरन और कार्बन का कल एग्जांपल लिया था। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी आपको। नाउ वी कम्स टू द पॉइंट डिफेक्ट नेक्स्ट, दैट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि आपका जो भी केटायन एनायन केटायन एनायन है, तो केटायन की कोई एक वैकेंसी बन जाए तो उसको ही आप क्या बोलोगे, पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर एक जो केटायन था वो क्या हो गया, देखो कायदे से उसको होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर उसकी जगह से शिफ्ट कहाँ हो गया, इधर, ठीक है। अभी भी मतलब जो चार्जेस हैं वो तो सेम ही है, लेकिन क्या हो गया कि वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर दूसरे के पास चले गया जहां उसको नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट। एंड इट इज ड्यू टू दी केटायन वैकेंसी, या केटायन का इंटरस्टिशियल पेयर बन जाता है, ठीक है। या तो उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर केटायन, या तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या हो जाएगा कि जो पेयर है किसका, केटायन और एनायन का, वो पेयर का पेयर ही गायब हो गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर यदि मैं इसको केटायन एज्यूम करूं तो ये मेरा एनायन हो गया, ये मेरा केटायन हो गया, ये मेरा एनायन हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, मेस है, ठीक है, मतलब दोनों ही चले गए। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो ये हम कल डिफेक्ट्स की बात कर चुके थे, ये समझ चुके थे यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं लाइन डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो लाइन डिफेक्ट्स में कुछ लोगों को मे बी यदि प्रॉब्लम है कि यदि हमको समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको और डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि भाई जो हमने डिफेक्ट्स अभी तक पढ़े, तो वैकेंसी में कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़े आपने बेटा, पॉइंट डिफेक्ट्स में कौन कौन बताएगा, तो एक तो बताइए कौन सर कौन से डिफेक्ट पढ़े आपने। वैकेंसी, इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल और फ्रेंकेल और शॉर्ट की, ठीक है। तो ये सारे डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक एलिमेंट है, एक मटेरियल आपने जो भी लिया है तो उसमें केवल एक ही तरह का डिफेक्ट होगा, ठीक है ना। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर लाइन डिफेक्ट्स भी हो, आपका पॉइंट डिफेक्ट भी हो, एज डिफेक्ट, या वो प्लेन या सरफेस डिफेक्ट भी हो, वॉल्यूम डिफेक्ट भी हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो सारे टाइप के डिफेक्ट एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में होना पॉसिबल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही डिफेक्ट। समझ आ रही है बात को? कौन आ रहा है नया? एक मिनट, दीपक पटेल। दीपक पटेल इतना लेट नहीं भैया, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, दूसरों का नुकसान मत करो, ठीक है। तो एक ही जो भी है, मतलब एक ही एलिमेंट या एक ही मटेरियल में जो भी आपके पास कोई कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट में एक से ज्यादा डिफेक्ट, एक ही तरह के डिफेक्ट होना पॉसिबल है। क्लियर है? तो उसमें केटायन का डिफेक्ट भी हो सकता है, केटायन एनायन का डिफेक्ट भी हो सकता है, या फिर वैकेंसी डिफेक्ट भी हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? तो एक ही पर्टिकुलर कंपोनेंट यदि आपके पास है तो उसमें डिफेक्ट होंगे ही होंगे, वो तो 100% मैंने बता ही दिया था कल कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट हम बना ही नहीं सकते जिसमें डिफेक्ट ना हो। अच्छा, डिफेक्ट जो है वो हमको हेल्प भी करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, मतलब इसकी वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, या स्ट्रेंथ घटता भी है कभी कभी, या इसकी वजह से आपको जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो कभी कभी
डिफेक्ट्स की वजह से आपको मिल जाती है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शंस की बात करें तो यदि हमको ऐसा कोई सरफेस चाहिए जिसमें फ्रिक्शन हमको रिक्वायर्ड या डिजायर्ड है, तो उस केस में भी हम डिफेक्ट्स को समझते हैं कि भाई डिफेक्ट होना जरूरी है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई डिसलोकेशन क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लें, फिर हम जो भी बर्जर वेक्टर समझा था हमने उस दिन, शायद आपको समझ में नहीं आया, उसी को मैं और इलॉबरेट करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिसलोकेशन का सीधा सा मतलब यदि हम समझे तो ये लीनियर या वन डायमेंशनल डिफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो जो भी लेटिस है ना, वो लेटिस थोड़ा सा क्या हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन, ठीक है। तो डिसलोकेशन इज द रीजन ऑफ लोकलाइज्ड लेटिस डिस्टॉर्शन। लोकलाइज्ड लेटिस डिस्टॉर्शन किसकी वजह से हो सकता है, लेट इट बी कंसीडर कि वहां पर या तो आपने फोर्स अप्लाई किया हो या फिर आपने कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो नीचे वाला पोर्शन हो, यदि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो हो सकता है वो थोड़ा इलोंगेट हो गया हो, लेकिन ऊपर का पोर्शन उतना इलोंगेट नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई एक पोर्शन होगा जो कि अनस्लिप्ड होगा और कोई एक पोर्शन होगा क्या होगा, जो स्लिप कर जाएगा। क्लियर है? तो उसी को जितना वो स्लिप कर गया विथ रिस्पेक्ट टू अनस्लिप्ड पोर्शन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन। आर यू गेटिंग दिस? तो डिसलोकेशन इज द रीजन ऑफ लोकलाइज्ड लेटिस डिस्टॉर्शन, ठीक है। मतलब लोकलाइज्ड लेटिस डिस्टॉर्शन इसलिए बोला है क्योंकि उस पर्टिकुलर लेटिस में ही चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि यदि मैंने डिसलोकेशन बोल दिया तो पूरा का पूरा मटेरियल ही चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जो भी उसका लेटिस था, उस लेटिस में क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया। और यही डिसलोकेशन क्या करता है, सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है, स्लिप्ड और अनस्लिप्ड पोर्शन को, किसके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के या क्रिस्टल लेटिस के। समझ में आई बात ये? तो डिसलोकेशन आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी को यदि बोलूं कि भाई आप यहाँ पर इसको समझे यदि नीचे, तो यहाँ पर ये जो अपर रीजन है, ठीक है, तो ये क्रिस्टल का ऊपर वाला पार्ट हो गया, ओवर द स्लिप्ड प्लेन। तो ये मेरा जो पिंक शेड में आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, डिसलोकेशन का डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि भाई ये कितना होगा, ठीक है। लेकिन अपर रीजन क्या बता रहा है, क्रिस्टल ओवर द स्लिप्ड प्लेन, ओवर द स्लिप प्लेन हैज अ स्लिप रिलेटिव टू द बॉटम पोर्शन। तो देखो यहाँ पर ये समझो कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है, यदि मैं इसकी केवल बात करूं नीचे वाले की, तो ये मेरा क्या है, स्लिप हुआ क्या, नहीं, ठीक है। तो ये मेरा अनस्लिप्ड पोर्शन हो गया। लेकिन मैं इससे ऊपर वाले की, इस सरफेस की या इस फेस की बात करता हूँ, तो मैं इस सरफेस में क्या बोलता हूँ कि ये मेरा क्या है, स्लिप्ड पोर्शन है। वो मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया, आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि देखोगे, ठीक है, 1 मिनट में इसको इरेज करूं, तो यहाँ पर आप जैसे ऑब्जर्व करोगे तो लेट इट बी कंसिडर कि भाई ये अपना इधर से था, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मतलब पहले ये इधर ए बी यही होना था, लेकिन ये इतना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो द लाइन ए डी बिटवीन द स्लिप्ड एंड अनस्लिप्ड पोर्शन इज द डिसलोकेशन। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन। क्योंकि यदि ये डिसलोकेशन नहीं होता तो मतलब ये सीधा का सीधा क्यूबिकल बॉक्स होता, मतलब जैसा लेटिस है वैसा का वैसा लेटिस होता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ड्यू टू द डिसलोकेशन वो एडी लाइन क्या हो गई, आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्लिप का डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा कोई एक वेक्टर जो कि उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को बताए, किसके मैग्नीट्यूड और किसके डायरेक्शन, स्लिप के, प्रोड्यूस बाय द डिसलोकेशन, उस वेक्टर को हमने नाम दे दिया है बर्जर वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? और इस बर्जर वेक्टर को जितना भी ये मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल b से। ये बात समझ में आ गई बेटा कि बर्जर वेक्टर क्या है, मतलब बर्जर वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप्ड प्रोड्यूस, किसकी वजह से, स्लिप्ड प्रोड्यूस बाय डिसलोकेशन, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ स्लिप्ड पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू अनस्लिप्ड पोर्शन, ठीक है, या प्रोड्यूस बाय डिसलोकेशन। इस को हम जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी हेल्प से शो कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बर्जर वेक्टर।
ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर यही बात हम समझ रहे हैं कि भाई कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं आगे इलैबोरेट करता हूँ कि भाई क्या, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है मेरा एज डिसलोकेशन, ठीक है। चलिए, तो वापस मैं बोर्ड पे आता हूँ, फिर आपको इस बोर्ड से और समझ में आएगा कि क्या मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मेरे वीडियो को पिन कर लीजिए, वीडियो को पिन कर लो बेटा, ठीक है। चलो, तो समझते हैं कि एज डिसलोकेशन क्या होता है और स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। समझो, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मेरा लैटिस हो गया, ठीक है। ये मेरा लैटिस हो गया, अब ये लैटिस मैं यदि ऊपर की बात करूं कि भाई इससे ऊपर भी ऐसा ही है क्या, तो मैंने बोला कि ये क्या है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, मतलब यहाँ पर एक लाइन जो होना थी वो लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब ये कुछ इस तरह से बन गया, बता रहा हूं और आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो एज है, ठीक है, ये एज क्या हो गया, नया इंट्रोड्यूस हो गया, हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये जो एज है, ये वाला, ये एज क्या है, मतलब ये एज इन द सेंस कि आप ऐसा बोल दो कि आपका जो लाइन है, मतलब ये लैटिस में एक नई जगह जाकर वो क्या हो गया, ऐड हो गया, क्लियर है। तो इस तरह का यदि डिफेक्ट होता है या इस तरह का डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज डिसलोकेशन, ठीक है। अब एज डिसलोकेशन का सीधा सा ये मतलब समझो कि ये लेटेस कायदे से ऐसा होगा, ऐसा ऊपर भी होना था, लेकिन क्या हो गया कि ये एक एज नया आ गया जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, डिसलोकेट हो गया अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो कितना डिस्टॉर्टेड हो गया, तो एटलीस्ट हम बोले कि ये इतना इतना क्या हो गया, इतने बी मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, क्योंकि होना तो इतना ही था एज इट इज, लेकिन ये क्या हो गया, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा और मूव कर गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में, यदि मैं बोलता हूं कि ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में बढ़ गया, और कितना मैग्नीट्यूड है उसका, बी मैग्नीट्यूड। तो बी इज सिग्निफाइज द बर्जर वेक्टर, मतलब बी क्या बता रहा है आपको, बर्जर वेक्टर बता रहा है। समझ आ गया ये आपको? चलिए, अब यहाँ पर एक सिंबल आपको हमेशा मिलेगा, तो इस तरह का सिंबल यदि मिलता है तो आप ये समझो कि ये इसके ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एक होता है पॉजिटिव एज डिसलोकेशन और एक होता है नेगेटिव एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो यदि इस तरह का सिंबल यदि बना हुआ है, मतलब आप क्या कर रहे हो कि बॉटम पोर्शन तो आपका एज इट इज है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या है, डिस्टॉर्टेड है। तो यदि मैंने कभी भी सिंबल इस तरह का देखा कहीं पर भी एज डिसलोकेशन में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको सिग्निफाई करता है कि एज डिसलोकेशन ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि मैं इसी का उल्टा बना दूं, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे, तो ये टी अब कैसा, ऐसा बनेगा, क्लियर है। तो ये क्या बताएगा आपको कि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दैट इंक्लूड द बॉटम पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल इज डेजिग्नेटेड बाय दिस, मतलब ये एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखे, ठीक है, या इस तरह का दिखे, तो ये यदि उल्टा टी है, मतलब हमारा एज डिसलोकेशन कहाँ है, लैटिस में ऊपर की तरफ, ठीक है। और यदि इस तरह का सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, एज डिसलोकेशन नीचे की तरफ। इसी का आप यदि उल्टा बनाओगे तो टी नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्या बता रहा है, आपका एज डिसलोकेशन का डायरेक्शन,
क्लियर है? ठीक है, कि एज डिसलोकेशन मेरा किस पोजीशन पर है, ऊपर वाले में है या नीचे है। ठीक है, तो यदि हम बोलते हैं कि magnitude of the distorted increases the distance away from the dislocation at a position far moved from the crystal lattice is virtually perfect। ठीक है, यदि इसके नीचे होगा तो ये परफेक्ट है, ऐसा बनाया मतलब इसके ऊपर ये डिस्टॉर्टेड है। क्लियर है, मतलब इसमें डिसलोकेशन आ गया। कौन सा डिसलोकेशन? एज डिसलोकेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन को अभी समझ लेते हैं, फिर हम उस पर जाएंगे। तो स्क्रू डिसलोकेशन को आप ऐसे समझो, ये समझ आया बेटा आप लोगों को? कोई चैट बॉक्स में लिखे कि एज डिसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, ये समझ आया? बस एक नया एक्स्ट्रा एज या एक नया लाइन ऑफ एटम्स क्या हो गया, उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन, या फिर आप इसी को क्या बोल रहे हो, एज डिफेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम स्क्रू डिसलोकेशन की। ठीक है, तो स्क्रू डिसलोकेशन में क्या हो रहा है, कि लेट्स से ये आपका कोई एक क्यूब है, मतलब ये क्यूब ना बोल के आप बोलना चाहिए कि लैटिस, क्रिस्टल लैटिस आप। ठीक है, सडनली क्या हुआ कि ये जो पोर्शन था, मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्लेन होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, मतलब यूनिट सेल्स होंगे। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि ये अपनी पोजीशन से कुछ थोड़ा सा क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट हो गया मतलब ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर गया। क्लियर है, अंदर की तरफ मूव कर गया से मतलब है कि ये यहाँ पर ना होके कहाँ है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, लगे तो ये कि ये इतना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कायदे से होना कहाँ था, यहाँ पर होना था। ठीक है, तो इतना ये क्या हो गया, बी वेक्टर अगेन शिफ्ट हो गया। ठीक है, अपनी पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह के डिसलोकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन। और यहाँ पर भी ये यदि मैं इस तरह का कोई सिंबल बना रहा हूं, मतलब ये आप बी बता रहे हो, तो ये क्या हो गया उसका बर्नर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यदि मैंने डायरेक्शन ऐसा कुछ एरो करके बनाया, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, एरो करके यदि मैंने इस तरह का बनाया तो वो क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में बर्नर वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रू डिसलोकेशन। अब स्क्रू डिसलोकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं घूमा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मूव कर गया, मतलब ये ऐसा था, ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जितना ये शिफ्ट हुआ है वो बता रहा है बी। ठीक है, किस डायरेक्शन में हुआ है वो उसका वेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो वेक्टर उस डायरेक्शन को शो करेगा कि इस डायरेक्शन में हुआ है, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए इसका डायग्राम हम अगेन पीपीटी पर चलते हैं, पीपीटी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आप पीपीटी को आप पिन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने यही समझा कि इन वन टाइप ऑफ डिसलोकेशन द बर्जर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो बर्जर वेक्टर है ये वाला, ठीक है, देखो ये एक्चुअल में एज इट इज थी ये वाली। ठीक है, लेकिन ये वाला नया क्या हो गया, इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये जो लेटिस था सीधा सीधा, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड दिस लोकेशन प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन अबव द स्लिप प्लेन। मैंने यहाँ पर आपको एज बताया, लेकिन क्या है, ऐसे नंबर ऑफ प्लेन एक ही लाइन में क्या होंगे, एडेड होंगे। ठीक है, तो उस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। अब ये जो प्लेन है देखो, इसके नीचे वाला, इसको तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा क्रिस्टल लैटिस एज इट इज है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया, ये डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये प्लेन मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। किसके ऊपर, ये इस स्लिप प्लेन के ऊपर। ठीक है, मैं स्लिप प्लेन को भी बता रहा हूँ, आगे समझ आएगा आपको। और ये इसका क्या हो गया, स्लिप वेक्टर का डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में ये होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपको और एज डिसलोकेशन क्लियर हो जाएगा।
एज डिसलोकेशन और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, अब हम बात करें यदि स्क्रू डिसलोकेशन की, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन सबको समझ आया क्या? ठीक है, तो यू कैन आंसर कि एज डिसलोकेशन सर जो आपने बताया और हमने डायग्राम देखा इससे क्लियर हो गया। कोई बताए भाई, कोई तो बोलो। हेलो, आगे आप चलिए, तो स्क्रू वेक्टर की तरफ बढ़े अपन आगे, है ना। देखो स्क्रू वेक्टर में भी उसी तरह का डिस्टॉर्शन, मतलब एज ही हो रहा है, मतलब एज डिसलोकेशन टाइप का ही है ये भी, लेकिन मतलब लाइन डिसलोकेशन नहीं आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें चेंज क्या है वो समझते हैं अपन, ठीक है। देखो तो यहाँ पर यदि इससे पहले वाले जो ऊपर डायग्राम देखा उसमें भी वही था कि ये जो लाइन है ये कहाँ आगे की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई, मतलब कायदे से इसको होना कहाँ था, सीधा यही, लेकिन ये जो पिंक शेड आपको दिख रहा है, ये पिंक शेड इतना क्या हो गया, मूव कर गया, ठीक है। अब इसका स्लिप वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, मतलब इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड चाहता हूँ तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि जितना ये मुझे पिंक दिख रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, बर्सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप इसका मतलब इसी का मैंने ये वाला जो व्यू है इसी व्यू को उठाकर यहाँ पर रखा, ठीक है, मतलब इसको लेटिस के फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लू कलर वाला इतना पोर्शन है ये तो क्या है, अपना अनडिस्टॉर्टेड पोर्शन है, मतलब इसमें कोई भी लेटिस में चेंज इतने में आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो एडी पर जाता है तो एडी के बाद क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये इतना पोर्शन मतलब ये तीनों एजेस क्या हो गई, चेंज आया, ठीक है। तो ये तीनों एजेस में आपको चेंज आता हुआ दिख रहा है, हाँ या नहीं। आगे बात करते हैं, तो इसके बाद यदि आप जैसे ही फिर इससे आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो पोर्शन है तो आप बोलोगे कि सर ये अगेन वापस से क्या हो गया, अनडिस्टॉर्टेड है, लेकिन ये जो रीजन है कौन सा वाला, ये बीच वाला रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में क्या हो गया, वो अपनी एज से आगे की तरफ क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो आगे की तरफ जो शिफ्ट किया है तो उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन, मतलब अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, इसका टॉप व्यू बनाया है यहाँ पे, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यदि मैं लेट्स से कि ये मेरा बर्गर वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इतना, मैग्नीट्यूड में मतलब उतनी इतनी पोजीशन में क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अदर टाइप ऑफ डिसलोकेशन इज द स्क्रू डिसलोकेशन वेयर द बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। वहां पर उसने क्या बोला था कि एज डिसलोकेशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखिए कि जब भी एज डिसलोकेशन बोलेगा तो क्या, परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, लेकिन एंड एक्स्ट्रा हाफ अबाउट द स्लिप प्लेन, लेकिन जब मैं स्क्रू डिसलोकेशन बोल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे कि बर्जर वेक्टर इज द पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन। आर यू गेटिंग दिस? द ट्रेस ऑफ एटॉमिक प्लेन अराउंड द स्क्रू डिसलोकेशन मेक अ स्पाइरल और हेलिकल पाथ, ठीक है। क्योंकि देखो ये यदि मैं यहाँ पर इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हेलिकल पाथ या स्क्रू पाथ बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको एटॉमिक डायग्राम से आई थिंक ये पूरा क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, समझ आ गया ये आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बर्जर सर्किट की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बर्जर सर्किट का मतलब क्या, कि बर्जर वेक्टर हमने क्या बोला कि जो भी गैप उसमें आ रहा है, गैप मतलब क्या, जितना वो मूव कर रहा है, तो उस मूव करने का डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन किसका, डिसलोकेशन का, वही क्या कहला रहा है, हमारा बर्जर वेक्टर, ठीक है। चलो नाउ मूव टुवर्ड्स द डिसलोकेशन मूवमेंट, तो ये अपने काम का नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो डिसलोकेशन मूवमेंट की यदि हम बात करें तो डिसलोकेशन मूवमेंट्स इन स्टेप्स, ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ पर एक नीचे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, तो एज डिसलोकेशन एट पॉइंट पी, 1 मिनट, अब यहाँ पर समझ लेता है क्या बोलना चाह रहा है। देखो तो ये आपका लेटिस था, तो मे बी यदि यहाँ पर क्या हो गया, इतने पोर्शन में यहाँ पर देखो इस पोजीशन पर क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, तो हमने यहाँ पर देखो उल्टा
टी यहाँ बना दिया ना, तो उल्टा टी यहाँ बना दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला पोजीशन क्या है, डिस्टॉर्टेड, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। आगे बात करते हैं, अब समझो। तो जैसे ही मैंने मान लो कि शेयर उस पर अप्लाई किया, ठीक है, जैसे आप ये भी कर सकते हो कि आपने बहुत सारे कागज एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख लिया और आपने उसको क्या किया, स्लिप किया, ठीक है, उसी तरह का कुछ यहाँ पे लेटिस है। लेकिन ये मेरा जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, तो ये मेरा नीचे वाला पोर्शन क्या है, अनस्लिप्ड पोर्शन, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, स्लिप्ड पोर्शन, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा, जैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, आप इसको जो भी कीड़ा आपको वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह का देखा भी होगा, यदि इसको कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का कैटरपिलर का मूवमेंट है, ठीक है, उसी तरह का आपको इसका मूवमेंट भी दिखेगा। देखो जैसे इसने क्या किया, यहाँ पर मूव किया, जैसे यहाँ से ये स्टार्टिंग में तो एज इट इज मान लो स्टेबल कंडीशन में था, आगे जैसे ही मूव किया तो ये वाला जो एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन था, वो एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन कहाँ बढ़ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन जैसे ही मूव किया तो एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर एक्स्ट्रा हाफ पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो इसका लेटेस्ट स्टार्टिंग में स्ट्रेट था, ठीक है, वो अब क्या हो गया, दो अलग अलग लेटेस हो गए, मतलब ये आ गया। समझ आ रही बात? तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि एज शिफ्ट कर गया, अपनी एज जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, वो उस ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया, डिसलोकेट कर गया। क्लियर है? तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है वो कि द एज डिसलोकेशन ऑफ पॉइंट पी, ये वाला मतलब पी प्लेन बोलना चाहिए, पी लाइन बोलना चाहिए, मूव्स टू क्यू, ये क्यू पोजीशन पर लास्ट वाली पर कैसे पहुंचा, इन स्टेप्स by the red half plane and blue atoms. This movement is analogous to the movement of caterpillar. तो इसको एनालॉजी लगाई कि भाई जैसे वो मूव करता है वैसे ये मूव करता है। एक्स्ट्रा हाफ प्लेन रीचेस द फ्री सरफेस, प्रोड्यूसेस अ स्लिप स्टेप। तो ये जो आगे की तरफ जैसे जैसे मूव करते जा रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्लिप स्टेप्स बोल रहे हैं। एंड एज डिसलोकेशन कैन मूव ओनली इन द स्लिप प्लेन व्हाइल द स्क्रू डिसलोकेशन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड ग्लाइड प्लेन। ठीक है, तो एक चीज समझने की और है, तो आपको स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन में डिफरेंस लिखने के लिए कई बार आता है, तो आप इसको समझ के पढ़ी के ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले भी मैं कुछ डिफरेंस बता चुका हूँ, दूसरा डिफरेंस यहाँ बता रहा हूँ कि एज डिसलोकेशन क्या है, कैन मूव ओनली इन स्लिप प्लेन। ठीक है ना, यहाँ पर स्लिप प्लेन में मूव कर रहा है ना, लेकिन स्क्रू डिसलोकेशन में कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है, ग्लाइड कर जाता है, जैसे आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, सिंस द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, डिसलोकेशन की वजह से होता है। ठीक है, या जो भी आपका यील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से, डिसलोकेशंस की वजह से ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पढ़ा बताऊंगा तो वहां पर उसको और डिटेल में ले लूंगा। ठीक है, डिसलोकेशन कैसे यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। ठीक है, एनी हिंड्रेंस ऑफ देयर मोशन विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब किसका किसके मोशन को हिंड्रेंस करता है, जो भी उसका डिसलोकेशन है, उस डिसलोकेशन के मूवमेंट को यदि हम क्या करें, रोकें, या डिसलोकेशन मूवमेंट ज्यादा हो जाए, तो अल्टीमेटली उस हिंड्रेंस टू देयर मोशन विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। ठीक है, तो डिसलोकेशन का मूवमेंट यदि क्या होता है, रुकता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करें कि तो यदि हम डिसलोकेशंस को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर चेक करें तो हमको इस तरह का मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपने यहाँ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है कुछ करोड़ में है, तो वो तो अपन उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, पर इस तरह की आपको डिसलोकेशन लाइन यदि आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर देखते हैं तो इस तरह की आपको डिसलोकेशन लाइंस उस पर ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू द फोर्सेस या ड्यू टू द टेम्परेचर, किसी भी वजह से। ठीक है, नाउ वी कम टू द सरफेस डिफेक्ट। ठीक है, चलिए तो सरफेस डिफेक्ट अपन कर लेते हैं। तो आई थिंक सरफेस डिफेक्ट और इसको फिनिश कल अपन कर देंगे। ठीक है, यूनिट 1 हमारा मे बी कल तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में लिखते हैं। चलिए लिख दीजिए भैया, सबके सब लिख दीजिए।
गौरव मेहरा 04। हाँ, लेफ्ट भी कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज और सुन लीजिए, जिनके भी कल प्रैक्टिकल ब्रेक है उनके सबके कल प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो जिनके भी प्रैक्टिकल ब्रेक हैं और थ्योरी एग्जाम भी जिनका ब्रेक है, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप आरजीपीवी का वेबसाइट जो है उस पर विजिट करिए भैया, ठीक है, कि कैसे प्रैक्टिकल या एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करिएगा, ठीक है। किन किन के प्रैक्टिकल ब्रेक है बेटा, या थ्योरी? सर मेरा एक प्रैक्टिकल बैक था लैंग्वेज का। लैंग्वेज का आपने फॉर्म भरा था बेटा? नहीं सर अभी नहीं भरा सर, वो वो शायद वेबसाइट फॉर्म नहीं भर नहीं 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 नहीं, जब आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे ना, समझे बात। इसीलिए तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने बताया होगा कि आपको फॉर्म भरना है, पर आपने भरा नहीं। जैसे मोइन ने भी, है ना, तो मोइन ने भी ऐसे ही करा है। अब मोइन के तो शायद 3-4 प्रैक्टिकल हैं। तो यही है कि फिर अब आपकी लापरवाही है, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। पर मैं भी कल मुझे फोन करके पूछ लेना कि सर मेरा क्या होगा, ठीक है। या अभी मैं बता दूंगा आपको, यदि मेरे को पता चल जाता है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सर मैं कल कर लूँ आपको कॉल? कल मुझे कॉल करना, ठीक है, याद से 11 बजे, ठीक है। ठीक है सर। शाश्वत शुक्ला नहीं आया क्या आज? नहीं सर।